भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। और इस तरह 128वां संशोधन बिल यानी महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। नई संसद के श्री गणेश के साथ ही दशकों से अटका बिल लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए ऐलान किया कि इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों यानी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होगा। तो जाहिर है इसे मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आधी आबादी को साधने में जुटी बीजेपी लाडली बहनों को सम्मान राशि समेत गैस सिलेंडर, बिजली और आवास योजना की सौगात दे चुकी है और इस बिल से मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ चुनाव में बीजेपी भी सशक्त होगी। अपार प्रसन्नता से मन भरा हुआ है कि निश्चित रूप से इस देश की आधी आबादी को राजनीतिक के क्षेत्र में काम करने का जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरा करने जा रही है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज की तस्वीर बदलेगी, हमारे देश को मजबूती मिलेगी। 50% आरक्षण स्थानीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में जब हमारी सरकारों ने राज्यों में दिया है तो 50 की जगह 55% महिलाएं चुनकर आ रही है। बीजेपी इसे मोदी का विजन बता रही है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है। हालांकि तंज कसते हुए ही सही, कांग्रेस भी इसे ऐतिहासिक कदम मान रही है। राजीव जी का सपना था कि देश की महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए महिला आरक्षण होना चाहिए और उनके इस सपने के चलते उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 30% आरक्षण का अधिकार दिया और उस 30% को आगे यूपीए की सरकार ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने मिलकर 50% किया। 9.5 साल तक ये बिल पास नहीं हुआ और अब जब मोदी जी को लगा कि देश भर की महिलाएं उनसे नाराज हैं और उनका साथ नहीं देंगी तो वो बिल लेके आए। देर आए दुरुस्त आए, हम स्वागत करते हैं। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भले ही एक सुर हो, लेकिन केंद्र के मास्टर स्ट्रोक का एमपी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। अब देखना यह है कि आधी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस क्या दांव आजमाती है। सवाल नंबर 1, क्या महिला आरक्षण बिल पर श्रेय की सियासत देखने को मिलेगी? सवाल नंबर 2, केंद्र के मास्टर स्ट्रोक से एमपी बीजेपी को भी बल मिलेगा? सवाल नंबर 3, आधी आबादी को साधने अब क्या कांग्रेस कोई काट निकालेगी? नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है बराबरी की सियासत। यहां नई संसद के श्री गणेश के साथ ही मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया और इसका सीधा जो असर है वो 2023 और 24 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। आधी आबादी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक सुर भी दिखाई दे रहे हैं। अक्सर जो है अलग अलग मुद्दों पर लड़ने वाले, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पर श्रेय लेने की राजनीति भी देखने को मिल रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। गुंजन चौकसी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुंजन जी। साथ ही अपराजिता पांडे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अपराजिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। ये जानना चाहूँगा, चूँकि एक अच्छा कदम इसे कह सकते हैं मोदी सरकार का, और ख़ास तौर पर चुनाव आने वाले मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में, और साथ ही साथ जो है लोकसभा के भी चुनाव आने वाले 24 में, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या एक अच्छा कदम है, महिलाओं को सशक्त करेगा, महिलाओं के लिए ये बिल लाया जा रहा है?
और साथ ही साथ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आपको किस रूप में ये बिल दिखाई दे रहा है? देखिए 148वां संशोधन विधेयक है ये, और लंबे समय से ये चर्चा चलती रही थी। तमाम दल ये कहते रहे कि हम महिला आरक्षण का बिल लेकर आएंगे। चर्चा चली लेकिन बिल पास नहीं हुआ। हमने देखा है कई बार संसद में, चाहे पूर्व की सरकारें रही हो, उस दौरान ये देखने को मिला। पर उसको लेकर जिस तरह का मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार की तरफ से, और प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की वर्तमान सरकार के बारे में कहा ही जाता है कि वो चौंकाती है। जब ये खबर आई कि अलग से एक विशेष सत्र बुलाया गया तो तमाम तरह की चर्चाएं चली। क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, या भारत का नाम इंडिया का जो बात कही जा रही है उसको लेकर बातें कही जाएगी। लेकिन फिर चौंका दिया बात महिला बिल को लेकर। निश्चित रूप से इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। विपक्ष भी इसका स्वागत कर रहा है, तो कोई बुरा तो कहने वाला है ही नहीं। कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया, जैसा अभी हम सुन रहे थे, तमाम लोगों ने कहा। और ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का 2023 और 24 से पहले कि ना तो निगलते बनेगा ना उगलते किसी से, और इसीलिए साथ तो आना ही है। तो तमाम दल साथ दिखाई दे रहे हैं, और ये दलील भी दी जाएगी कि पहले हम भी लेकर आए, और हुआ भी है। चर्चा खूब हुई है, दोनों दलों की तरफ से चर्चा हुई है। प्रियंका गांधी कहती रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ने के लिए क्या महिलाओं के पास उतना आरक्षण है, महिलाओं के पास उतना मौका मिला संसद तक जाने का? सबसे बड़ा प्रजातंत्र में किसी कोई अधिकार है तो वो प्रजातंत्र में जाकर महिलाओं की बात रखने का लोकसभा में मिलता है, विधानसभा में मिलता है। तो मानकर चलिए 2023 से पहले, जैसे मध्य प्रदेश में यदि हम देखें, यदि 33% आरक्षण हो जाता है तो 76 सीटें हो जाएंगी। तो आप एक नज़रिया देखिएगा, 230 यदि विधानसभा है उसमें 76 महिलाएं दिखाई देंगी, तो फिर क्या स्थितियां बनने वाली है। स्वाभाविक है कि महिलाओं की जो बातें हैं वो रख पाएंगी। तो ये इसको राजनीतिक तौर पर भी देखें तो निश्चित रूप से 2023 और 24 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने फिर कुछ नया किया है और एक मास्टर स्ट्रोक तो दिखाया। अब विपक्ष की तरफ से स्वागत किया गया है, लेकिन इसका लाभ कितना किसको मिलेगा ये देखना होगा। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो बिल पेश हुआ है, उसके बाद चर्चा होगी, लोकसभा फिर राज्यसभा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। समय भी है अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के पास। लेकिन क्या 5 राज्यों में लाभ मिलेगा तो ये कह सकते हैं कि यस, हाँ जरूर कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, 128वां ये संशोधन बिल है, तो ये किस तरह से जो है पहचान दिलाता है मोदी सरकार की या फिर इस सरकार की, और साथ ही साथ महिलाओं को चूंकि आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन गुंजन जी से हम जानना चाहेंगे। गुंजन जी, एक बड़ा अच्छा कदम इसे माना जा सकता है। लगातार जो है पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम उठाया नहीं जा रहा था। हालांकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि राजीव सरकार का जो है आपने जो विज़न था उनका भी आप सपना साकार करने जा रही है, लेकिन कब तक आ सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, कब तक ये बिल आ सकता है? और क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को इससे फायदा होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आज मातृशक्ति का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी भारत माँ की जयकार से शुरू करूंगी। हमारी धरती माँ जो इतना कुछ सहन करती है, वो हमारे लिए कितनी पूजनीय है, उनकी जयकार से शुरू करूंगी। और हमारी जननी माँ जो जन्म देती है, आज उनकी जयकार से शुरू करूंगी, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि देखिए, एक माँ है, एक नारी है जो सब कुछ सहन करती है, और तब भी किस तरीके से वो योगदान देती है एक व्यक्ति को बड़ा करने में, उसकी परवरिश में। तो आज इसी जयकार के साथ अपनी बात को शुरू करूंगी। और मैं आज राजनीति नहीं करना चाहती, क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है, ये महिलाओं के लिए एक नारी शक्ति की बात है, नारी की सशक्तिकरण का मुद्दा है। मैं इस पर आज राजनीति नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी जाहिर करना चाहती हूँ, अपना आभार जाहिर करना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने आज एक महिला को सशक्तिकरण की बात न करते हुए आज महिला के नेतृत्व की बात की है। देखिए, हर सरकार बात करती है कि हम महिला को सशक्त करेंगे, हम महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करेंगे, कानून लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नहीं, मोदी सरकार ने आज सशक्तिकरण नहीं किया। आज मोदी सरकार ने वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात की है। आज महिला आपको लीड करेगी, आज महिला शासन करेगी। उन्होंने ये स्टेप उठाया है, ये बहुत ऐतिहासिक स्टेप है। 33% का रिजर्वेशन अगर किसी महिला को राजनीति क्षेत्र में दिया है, ये बहुत ऐतिहासिक स्टेप है। और देखिए, जहां ये बात रही कि इसका लाभ बिल्कुल मिलेगा,
इसका लाभ मध्य प्रदेश सरकार को भी मिलेगा। इसका लाभ, यहाँ कोई राजनीति करने के लिए नहीं बैठी है सरकार। सरकार ने ये सिर्फ एक राजनीति मुद्दा बनाकर नहीं उठाया है, ये कांग्रेस ने इसको प्रोपेगेंडा का नाम दे रहे हैं, पर सरकार के लिए राजनीति का विषय नहीं है, सरकार के लिए लाभ का विषय है, सरकार के लिए नेतृत्व का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है और ये जानती है कि महिलाएं कैसा एक अच्छा नेतृत्व कर सकती है। हम घर में अगर हम देखें तो आज घर में प्रधान किसको बोला जाता है? नेतृत्व के नजरिए से बात कर रही हूं, वैसे तो पुरुष प्रधान माना जाता है हमारे समाज में, लेकिन जब घर चलाने की बात आती है तो माओ के बिना घर नहीं चलता, महिलाओं के बिना घर नहीं चलता। और वही आज भारतीय जनता पार्टी ने एहसास किया है, यह एहसास पूरे देश के सामने लाया है कि एक महिला जो घर चलाती है, वो महिला अगर देश चलाएगी तो सोचिए आप वो देश की उन्नति, उस देश की तरक्की कहां पहुंचेगी। अच्छी बात है गुंजन जी, आप कह रही हैं कि राजनीति नहीं करना चाहती और एक अच्छा कदम आपकी तरफ से उठाया गया, लेकिन आप बातों बातों में ये भी कह रही हैं कि थोड़ा लाभ तो उनको आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपराजिता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक पहला ऐसा मुद्दा है, हालांकि कई मुद्दों पर हमने देखा कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होती है, लेकिन ऐसा पहला मुद्दा है जिस पर आप एक सुर में दिखाई दे रहे हैं। क्या आप भी मानती हैं कि एक अच्छा कदम है मोदी सरकार का, या फिर केवल इसमें राजनीति है? मनोज जी, मैं आपकी बात से शुरू करना चाहूंगी। ललित, श्रेय तो बिल्कुल लेने की बात नहीं है, पर ये यथार्थ है कि कांग्रेस पार्टी ने पहल की और विमेंस रिजर्वेशन बिल कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हिस्टोरिकली सोचिए, हमने कांग्रेस पार्टी ने ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में बिल कभी लैप्स नहीं हो सकता, सबसे बड़ी बात। उसके बाद आज मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद मेजॉरिटी 8-9 साल हो गए, पर यह बिल अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। ये बिल की बात कब आती है? आप सोचिए, टाइमिंग इज ऑफ द एसेंस। कब आती है? जब चुनाव नजदीक आते हैं तो महिलाएं याद आ जाती हैं। मैं अगर इस बिल को लाना था और उसमें राजनीति नहीं छुपी होती तो ये इस वक्त नहीं, ये 9 साल पहले भी इसको किया जा सकता था, क्लियर किया जा सकता था। नंबर 2, इस बिल में आपको पता है कि कितने क्लॉजेस हैं, कितने किंतु अपितु परंतु हैं। जो नारी शक्ति के बारे में सोचता है वो किंतु अपितु परंतु कभी नहीं करता। मैं गुंजन जी को बताना चाहती हूँ, विमेन लेड गवर्नमेंट, अ वुमन लेड गवर्नमेंट, वो तो हो चुका है। नारी शक्ति का एकमात्र प्रतीक इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो नारी शक्ति कांग्रेस पार्टी से ज्यादा अच्छे से, भारत से में ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बिल के लिए, इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जनगणना और डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। वो 2029 तक नहीं हो पाएगा, तो 2029 तक महिलाओं को इस विमेंस रिजर्वेशन बिल का लाभ नहीं पहुंचेगा। ये यथार्थ है, वास्तविकता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको करना चाहते और मेरे लिए और गुंजन जी को सशक्त करना चाहते, तो वो 2020 से 2023 के बीच क्या जनगणना नहीं करवा सकते थे, डिलिमिटेशन नहीं करवा सकते थे? तो आज ये बिल एक रियलिटी बनता और हम इस पे खुशी से कहते कि हाँ, वास्तविकता में महिलाओं के लिए सोचा गया। और एक और चीज मैं आपको कहती हूँ, राजीव गांधी जी ने इसका स्वप्न देखा था। उन्होंने पहली बार बात की थी निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में महिला रिजर्वेशन, महिला नेतृत्व की। ये बात वहां से शुरू हुई थी और मध्य प्रदेश में आज हम बैठे हैं, जिस पे मुझे बहुत गर्व होता है कि दिग्विजय सिंह जी ने इसे लागू किया था मध्य प्रदेश में, और उसको कहते हैं विमेंस एम्पावरमेंट, उसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ जो दर्शक सुनेंगे। एक गांव की सरपंच थी, दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल था। उस सरपंच को कुछ गुंडों ने उसके पति के साथ मिलकर बहुत पीटा, क्योंकि वो लैंड माफिया के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। दिग्विजय सिंह जी खुद गए, उन्होंने बात की, महिला ने कहा ये मेरे साथ हो रहा है, मैं अपने गांव की सरपंच हूं, पर मुझे अपने घर में, अपने गांव में अपना नेतृत्व करने में दिक्कत आ रही है। उनका साथ दिया कांग्रेस पार्टी ने, दिग्विजय सिंह जी ने उनका साथ दिया। उस महिला का हाथ तक टूट गया था, उसको आगे लाए, सरपंच बनी, उसने अपने गांव का, अपने घर का नेतृत्व किया। ये होता है महिला सशक्तिकरण। और लास्ट की, और 4000 गुंजन जी से एक और चीज पूछिएगा, अभी पिछले 2 महीनों में 4000 महिलाओं ने पात्रता छोड़ दी लाडली बहना की। ये है आज मध्य प्रदेश की वास्तविकता। मनोज जी, देखिए आप, बहुत अच्छी चीज है कि चाहते तो दोनों ही पार्टियां हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है दोनों ही पार्टियों को कि इतना अच्छा बिल आ गया तो फ़ायदा किसको मिलेगा। तो पूरी तरह से सपोर्ट भी नहीं है, और जैसे कि आप कह रहे थे, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब इसको या तो सपोर्ट करें या इसको पूरी तरह से दरकिनार कर दें। अगर दरकिनार करते हैं तो भी हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो जाए। सपोर्ट करें तो भी किसने लागू किया उसको थोड़ा श्रेय तो जाएगा ही जाएगा। देखिए, ये तो विपक्ष का हक बनता है, यदि वो अपनी बात रखेगा तो वो रख सकता है, वो अपनी दलीलें दे सकता है कि राजीव गांधी के समय राजीव गांधी ने पहली बार सोचा, बाद में हमने देखा इस बिल को राज्यसभा तक लाए गए। लेकिन सवाल यह है कि जब राज्यसभा के बाद पास क्यों नहीं हुआ बिल, क्या किसी ने रोका? यदि आपको उस समय मौका मिला तो विपक्ष पर आप आरोप लगा सकते हैं बड़ा, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आरोप प्रत्यारोप का बात चलती रहेगी। महत्वपूर्ण ये भी है कि ऐसा नहीं है कि भारत में महिलाओं को अधिकार नहीं मिला, या भारत में किसी महिला को ये कहा जाए कि नेतृत्व करने की बात नहीं है। इंदिरा गांधी का जिक्र बिल्कुल ठीक किया। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, वो भी महिला है, जनजाति वर्ग से आती है। तो दोनों दलों ने अपने अपने तरह से मौका दिया, लेकिन क्या वो प्रतिनिधित्व, क्या वो नेतृत्व की क्षमता जिस प्रतिशत में होना चाहिए, जिस प्रतिशत में होना चाहिए, वो मिला? तो ये बिल ये जरूर ये कर दिखाएगा। और यदि ये बिल रखा गया है, ये बिल पास हो जाता है, जैसे लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, किंतु परंतु जैसा अपराजिता जी कह रही थी, कई तरह की बातें इसमें दिखाई दे रही है। पर आगे चलकर अब ये अच्छी बात है कि विपक्ष भी इसको रोक नहीं पाएगा। तो हमें लगता है देर सवेर, भले इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता, लेकिन ये बिल पास होगा और आने वाले लोकसभा में तो इसका असर जोरदार तरीके से दिखाई देगा, विधानसभा में भी इसका असर दिखेगा। जहां तक जो सवाल है अपराजिता के, तो गुंजन जी को जरूर इसके जवाब देना चाहिए। गुंजन जी, देखिए, आपको भी पता था ये बिल आएगा तो विपक्ष विरोध नहीं कर पाएगा, ये आपको भी पता था, और आपको भी पता है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश कितनी महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। तो क्या आप क्योंकि डिलिमिटेशन, जैसे कि अपराजिता जी कह रही हैं कि अभी तो इसमें बहुत कुछ जो है चीज़ें होनी है, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये सब कुछ चर्चा का विषय होगा, वो ये कह रही हैं कि पहले ही क्यों नहीं करवा लिया ये सब कुछ? देखिए, शुरुआत होना बहुत जरूरी होती है किसी चीज के, तभी आप उसके सफल अंत तक पहुंचते हैं। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो अंत की कहीं बात नहीं आएगी। जैसा कि अपराजिता जी ने पहले कहा 9.5 साल में क्यों नहीं हो पाया, वो ये सिर्फ 9.5 साल पे क्यों गणना होती है किसी भी अच्छे काम की? क्यों उसके पहले जब तक कांग्रेस ने शासन किया उन सालों में क्यों नहीं हो पाया? ये 1996 में पहली बार ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, क्यों तब से लेके अब तक ये नहीं हो पाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय माननीय उन्होंने ये बिल 4 बार टेबल पे रखा, तब ये क्यों नहीं हो पाया? उस समय कांग्रेस को क्या दिखता है? बॉयकॉट, रूलिंग, कागज फेंकना, फाड़ना, ये सब उन्होंने संसद में करती है कांग्रेस। कोई अच्छा काम अगर हो रहा है, उसका अच्छा अंत अगर हो रहा है, तो उसमें भी इलेक्शन का कोई एजेंडा नहीं। अगर ये बात करें इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, तो क्या ट्रिपल तलाक भी इलेक्शन का प्रोपेगेंडा था? क्या महिलाओं के लिए आज तक हर सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, वहां रिजर्वेशन हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, आप किसी भी सेक्टर में अगर बात करें, जैसे कि मनोज जी ने कहा, हर सेक्टर में महिलाओं के लिए काम किया गया है। और राजनीति में महिलाएं आगे हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। अगर आज हम सबने सुना, अपराजिता जी ने 3 नाम लिए, व्यक्ति विशेष का नाम लिया, इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, राजीव गांधी जी का नाम लिया, दिग्विजय सिंह का नाम लिया। एक व्यक्ति विशेष की आदत है कांग्रेस को हर चीज में श्रेय देने की। भारतीय जनता पार्टी श्रेय सामूहिक देती है। लेकिन आप भी तो मान लीजिए, उसमें क्या बड़प्पन दिखाते हुए मान लीजिए। राजीव जी ने भी इसकी शुरुआत की थी, मान लीजिए। मोदी जी का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक तरीके से काम किया है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लिया, ये बिल्कुल मैंने वहीं से बात की थी कि आज वाजपेयी जी ने भी बहुत कोशिशें की थी, तब कांग्रेस ने इन कोशिश को पूरी तरीके से पूर्ण होने नहीं दिया। आज जब वो पूर्ण हो रहा है, जिक्र तो आएगा ही, ले रहा है, जिक्र तो आएगा। जो उस समय का मुख्यमंत्री होगा उसका नाम आएगा, जो उस समय प्रधानमंत्री रहा होगा उसका नाम आएगा। आज आपके प्रधानमंत्री तो आपका नाम आएगा। यही मेरा कहना है कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिक्कत होती है। देखिए, इंदिरा गांधी जी के नाम से परिवारवाद को लेके चलती आ रही है। इंदिरा गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी एक परिवार नहीं है। देखिए, इंदिरा गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी एक परिवार नहीं है। सशक्तिकरण की बात हो रही है। और जैसा कि मनोज जी ने कहा, मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि बहुत अच्छी राजनीति भी की है महिलाओं ने। धन्यवाद मोदी जी से। क्या वो रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों की पार्टी है, सामूहिक श्रेय किसको मिलता है? गुंजन जी, आपको श्रेय मिला नहीं ना?
देखिए राजनीति मैं की अगर आप हम ये बात बताना करें, चाहती तो हूँ, अगर आप अपनी महिलाएं बात कंप्लीट कर लीजिए, नेतृत्व फिर मैं उसका करेंगी, आंसर दूंगी। बहुत अच्छी राजनीति महिलाएं हैं। इंदिरा गांधी जी, नोट आपने नाम लिया, मैं भी उनका उतना ही आदर और सम्मान करती हूँ। मैं यहाँ पार्टी की तरफ से बात नहीं होती, हर चीज राजनीति नहीं होती। हमारी पार्टी ने उनकी बहुत इज्जत की, लेकिन आज बहुत महिलाएं, आज हम करंट में देखिए स्मृति ईरानी जी है, आज हमने देखा सुषमा स्वराज जी का नाम सालों से चला आ रहा था राजनीति में, आज वो जानी मानी अपराजिता राजनीतिक जी, है। अगर हम देखें हमारी फाइनेंस चलिए मैंने आपकी बात सुन ली गुंजन जी, आपकी बात सुन ली, तो मैं उनसे भी तो जान लूं। आप बताइए, आप मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी तो आप फिर से बोलिएगा अपना। अपराजिता जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए चुनाव की बात तो होगी, आपने ये भी आप जानती है, तो मैं उनसे कह भी रहा था कि राजीव गांधी जी का भी नाम ले लीजिए, इंदिरा गांधी जी का भी नाम ले लीजिए, लेकिन अगर ऐसे समय में जब ऐसी चीज़ें जो राजनीति से बाहर है लेकिन उसका कहीं ना कहीं श्रेय लिया जाता है, उसका फ़ायदा होता है, तो उन चीज़ों को तो आपको भी देखना ही होगा। उनकी काट आपके पास क्या है? क्योंकि चुनाव में अगर जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि उनकी तरफ से ये बिल लाया जा रहा है, और आधी आबादी को साधने की कोशिशें लगातार की भी है शिवराज सिंह चौहान ने, जो जिस तरह के उन्होंने, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, है ना, इस लाडली बहना योजना, इसके अंतर्गत आवास देना हो, चाहे बिजली की बात हो, दूसरी चीज़ों की बात हो, आपके पास क्या क्या इसको लेकर काट है? और अगर इस तरह का बिल आता है तो आपकी तरफ से राजनीतिक रूप से आप क्या इसको सपोर्ट करेंगे या इसके विरोध में जाएंगे? अच्छा, सबसे पहले नामों की बात हो रही है। ललित जी, मैं आपका नाम जानती हूँ, मैं मनोज जी की बात पे रिप्लाई कर रही थी, मैं आपका नाम जानती हूँ बिल्कुल ललित जी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए हम बार बार कहते हैं कि राजनीति की बात नहीं है। अगर राजनीति की बात नहीं है तो हर बड़ा फैसला चुनाव के पहले क्यों आता है? नंबर 1। नंबर 2, गुंजन जी हर बात क्यों शुरू करती हैं? धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। 9 साल पहले भारत में क्या महिलाएं थी? नहीं, महिलाएं सशक्त नहीं थी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने मुझे इंदिरा गांधी जी को धन्यवाद दिया, थैंक यू वेरी मच, हम उसी पे रहेंगे। और मैं आपको बताती हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात आज से नहीं, जैसे मनोज जी ने कहा, आपने कहा ललित जी, प्रेसिडेंट थी हमारी पाटिल जी, मीरा कुमार जी हमारी स्पीकर थी, उप स्पीकर हिना कावरे जी, मध्य प्रदेश की बात ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी। चलिए, एक अच्छी बात आपने कही कि कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको वास्तविकता बताती हूँ। जी मैम, समय कम है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, गुंजन जी को भी आज उनका शर्म से सर झुक जाएगा। उन्होंने इस बिल के बारे में मालूम है क्या कहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? ये पाप कांग्रेस का है, जिसको हम अपने सर पे क्यों ले? ये एक महिला विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है, लेकिन जनता देखेगी ना मैम, चुनाव के लिए महिलाओं के लिए बिल्कुल जनता देखी। ये बाइट जो आप कह रही हैं, जो बयान है, ये भी जनता देखी। मनोज जी, आखिरी रिएक्शन, मनोज जी आखिरी रिएक्शन आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल ललित, देखिए 2023-24 के पहले निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहें इसे, या बड़ा कदम बढ़ाया है। इसका स्वागत तो विपक्ष भी कर ही रहा है, जैसा अपराजिता भी कह रही है, तमाम तरह के लोग, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि इसके बीच में बहुत सारी चीजें अभी आने वाली है, उसका इंतजार करना पड़ेगा, और किसको कितना नफा कितना नुकसान होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कोई भी राजनीति में होता है तो उसका चश्मा तो राजनीतिक रहेगा, क्योंकि वो राजनीति ही करता है। राजनीति करने वाला यदि राजनीति नहीं करेगा, राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोचेगा, तो क्या चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। अब इसका लाभ क्या 23 में मिल पाएगा या 24 में मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तीनों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपराजिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे, मनोज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आधी आबादी को साधने के लिए क्या ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? क्या इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा? और आने वाले चुनाव में क्या वाकई में किसी को लाभ मिलेगा? किस राजनीतिक पार्टी को मिलेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बराबरी की सियासत में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर।